पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने ऑटो ट्रांसफार्मर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख, आई थिंक आपको वो सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे। आज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक जो चलेगा दैट इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, है ना। थ्री फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए आपको कुछ बुनियादी बातों का जानना अति आवश्यक है ना। तो आज का टॉपिक है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें बेसिकली आप ये देखिएगा कि दो तरह से हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक तो आपका बना बनाया थ्री फेज ट्रांसफार्मर है ना, सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, है ना। एक तो आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर को बाय यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर पहला कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रांसफार्मर का होता है वो सिंगल यूनिट। आपने क्या किया, एक सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करके डिज़ाइन करके आपने उसको जैसे तैसे बना दिया। मतलब कि अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये थ्री लिम्ब भी हो सकता है, फाइव लिम्ब ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। थ्री लिम्ब और फाइव लिम्ब, थ्री लिम्ब, थ्री लिम्ब और फाइव लिम्ब ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग जो डिजाइनिंग प्रोसेस होगा इसका अंदर का वो इन दो तरह से होता है, थ्री लिम्ब ट्रांसफार्मर और फाइव लिम्ब ट्रांसफार्मर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने थ्री फेज सिस्टम बनाया, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चर कर दिया जिसकी अंदर की सर्किटरी ही पूरी थ्री फेज है ना। स्टार संयोजन है कि डेल्टा संयोजन है, सब सर्किट के अंदर आपका बिल्कुल बन गया है। आपको केवल टर्मिनल कनेक्ट करा देना है बुशिंग से, और इसका जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको एप्लीकेशन में लाना है। तो ये हो गया थ्री फेज ट्रांसफार्मर। दूसरे तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, इसी को मैं कहता हूँ बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। क्या बोलूँगा मैं, बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो जो दूसरे तरह का मैन्युफैक्चरिंग होता है ये होता है आपका बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक ना भाई। ये हो गया बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब इसमें भी संयोजन कौन सा होगा आपका, जनरली यहाँ पे मैं कह दूँ कि स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड। स्टार, इसका सिंबल है वाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्टार को, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा, इसको त्रिभुज से बनाया जाता है, ये आपका हो गया डेल्टा कनेक्शन, है ना। तो इस तरह से संयोजित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सिंगल थ्री बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मतलब आपके पास तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैं और उसको आपने या तो हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड को किस में संयोजित कर दिया है, या तो आपने उसको स्टार में संयोजित कर दिया है या डेल्टा में संयोजित कर दिया है ना। तो ये आपका बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बन जाएगा, जिसको कि आप एज ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि एनी थ्री फेज सिस्टम, ये भी याद रखना, एनी एन फेज सिस्टम, एन फेज सिस्टम is nothing but n times of
दे आर सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम, है ना। तो इसी के आधार पर आप बैंक ऑफ थ्री फेज सिस्टम या 3 यूनिट्स ऑफ अलग अलग 3 यूनिट्स ले आएंगे और उन 3 यूनिट से आप स्टार या डेल्टा संयोजन में 3 फेज ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, है ना। अब इसके अपने डिफरेंट प्रॉज एंड क्रॉस हैं, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन है बेटा, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, मैन्युफैक्चर ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, है ना। 3 सिंगल यूनिट, है ना, इसके अपने प्रॉज एंड क्रॉस हैं, वो कंपैरिजन हम लोग ट्रांसफार्मर कनेक्शन करने के बाद हम लोग इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे, है ना। तो आप ये ध्यान रखो कि या तो आपके पास एक बना बनाया 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, एक यूनिट मिल गई है आपको, या उसी चीज को आपने 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेके उसका एक्सटर्नल सर्किटरी जो है वो स्टार या डेल्टा से संयोजित करके आपने 3 फेज ट्रांसफार्मर का बना दिया है ना। तो जनरली हम लोग इसको प्रिफर करते हैं, इसके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं। आज तक ज़्यादातर जो ट्रांसफार्मर लिए जा रहे हो वो बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ही मैन्युफैक्चर करके बनाए जाते हैं। संयोजन उसका या तो स्टार होगा या तो डेल्टा होगा, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर कनेक्शन, है ना। तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन क्या क्या होंगे, देखो ट्रांसफार्मर कनेक्शन, ट्रांसफार्मर कनेक्शन, ट्रांसफार्मर कनेक्शन, इसको देखते हैं। तो पहला है स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन एंड सेकेंड वन इज डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। अब ये कनेक्शन बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ असम्पशंस हैं उसको हम लोग लेकर चलेंगे, और वो पॉइंट मैंने देखा है कि बच्चे इसको बना नहीं पाते हैं या बनाते हैं तो घबराते हैं क्योंकि गलतियां उनसे हो जाती हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से सीखना बच्चों, हमको 3 फेज ट्रांसफार्मर यूनिट को सर्किटरी उसकी पूरी दिखानी है ना। और इसमें ध्यान रहिएगा कि सबसे पहले फेजर का यूज करके तब सर्किट बनाया जाता है। मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूँ कि वो सर्किट बना लेते हैं तब उसका फेजर डायग्राम डिफाइन करते हैं, जो कि वो डिफाइन फिर होता ही नहीं है ना। तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन है बेटा, अज्ञानता है ना। तो इसको आपको नहीं रखना है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, है ना। तो स्टार कनेक्शन देखिए, आपके पास 3 लीड होंगे ना, चाहे वो हाई वोल्टेज साइड के हों चाहे वो लो वोल्टेज साइड के हों। हम जनरली ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो स्टार संयोजन होगा, ध्यान से देखना, वो ऐसे ही तो बनेगा। कैसे बनेगा, ये मान लो कि मेरी तीन तीन वाइंडिंग्स हैं इस तरह से, ये पहला ट्रांसफार्मर है ना, ये मेरा दूसरा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये मेरा दूसरा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और ये मेरा तीसरा ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब इसका मुझे बनाना है स्टार कनेक्शन, इसको मुझे स्टार कनेक्शन देना है ना। चलो मैं इसकी पोलैरिटी भी डिफाइन कर देता हूँ। इसकी पोलैरिटी कैसे है, इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह से है, मान लो यहाँ पे पोलैरिटी मैंने लगा दिया है, और मान लो कि ये हाई वोल्टेज साइड है ट्रांसफार्मर का, ये हाई वोल्टेज साइड है। तो हाई वोल्टेज साइड का मान लो कि ये है आपका A1 A2 B1 B2 और C1 C2, है ना। अब मुझे इसको स्टार कनेक्टेड बनाना है, स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर बनाना है। तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो बेटा कि देखो ये ट्रांसफार्मर का A1 B1 C1 टर्मिनल है, और ये A2 B2 C2 टर्मिनल्स है, और ये मैंने डॉट कंडीशन दिखाया है। अब यहाँ पे डॉट का मतलब क्या हो रहा है, 3 फेज सिस्टम में मैं यहाँ पे डॉट पोलैरिटी दिखा रहा हूँ। तो जैसा सिंगल फेज सिस्टम के लिए मैंने बताया कि डॉट हैड सेम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, है ना, तो वही चीज यहाँ पर भी लगेगा
मैं क्या कह रहा हूँ कि डॉट कन्वेंशन से मैंने ट्रांसफार्मर को दिखाया है। तो डॉट का मतलब मैंने आपको ट्रांसफार्मर ऑपरेशन में बताया है। डॉट का मतलब यही तो बताया है ना कि डॉट हैज सेम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इफ करंट्स इंटर और लीव थ्रू द डॉट्स द फ्लक्सेस विल बी एडिटिव। यानी कि अगर इस डॉट से एक साथ तीन करंट मेरी निकलेंगी या तीन करंट एंटर करेंगी, तो जो भी करेंगी पहली बात ध्यान दो कि तीनों टर्मिनल में या तो एक साथ इंटर करेगी या तो एक साथ लीव करेगी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इससे जो फ्लक्स क्रिएट होगा उस फ्लक्स का नेचर कैसा होगा तीनों फेसेस के द्वारा, वो आपका एडिटिव होगा। तो सेम कन्वेंशन यहां पर भी होगा। लेकिन हम स्टार संयोजन बनाएंगे कैसे, स्टार संयोजन हम बनाएंगे कैसे, तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। उसके लिए क्या तरीका है कि या तो हम A1 B1 A1 B1 C1 इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, मिला देंगे बिल्कुल, है ना। तो ये A1 B1 C1 से आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइंट कनेक्शन हो जाएगा। इसी को मैं कहूंगा स्टार कनेक्शन। इसको मैं ऐसे भी करा सकता हूं। इसको मैं कैसे करा दूं, आप A2 B2 और C2 इन तीनों को आपस में ज्वाइन करा दो, तो ये भी आपका स्टार कनेक्शन बन जाएगा। करंट इंटर्स और लीव थ्रू द डॉट है ना, तो चाहे मैं इंटर दिखाऊं चाहे डॉट लीव दिखाऊं करंट को, है ना। तो इन दो प्रकार से आप स्टार कनेक्शन बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और किसी तरीके के चक्कर में पड़ोगे बेटा तो आंसर गलत आएगा, आप बना ही नहीं पाओगे। मतलब अगर आपने ऐसे कुछ कर दिया कि A1 को मिला दिया B2 से और C1 को मिला दिया B1 से और कह दिया कि ये स्टार हो जाएगा, तो कभी स्टार नहीं होगा। या आप ऐसे कर दो कि A1 को मिला दो B2 से और C1 को मिला दो B2 से, है ना, और कह दो कि इस टर्मिनल पे स्टार हो जाएगा, तो ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने कहा कि थ्री फेज सिस्टम में 6 वायर निकलती हैं, किन्हीं 3 वायर्स को, और उसका सीक्वेंस कैसा होगा डॉट पोलैरिटी के अनुसार, या तो आप A1 B1 C1 को शॉर्ट करा दो या A2 B2 और C2 को शॉर्ट करा दो, आपका स्टार कनेक्शन बन जाएगा। और किसी चक्कर में ना पड़ना बेटा, और किसी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। या तो A1 B1 C1 को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, या A2 B2 C2 को आप शॉर्ट करा दीजिए, स्टार कनेक्शन हो गया। अब इसी चीज को मान लीजिए आपको डेल्टा बनाना है, इसी को आपको डेल्टा बनाना है, तो डेल्टा कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले तो ये सीख लो, ये आपके ट्रांसफार्मर के 3 टर्मिनल हैं, है ना। बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये ऐसे 3 टर्मिनल गए हैं, ऐसे गए हैं, ठीक ना, ऐसे गए हैं। सेम ट्रांसफार्मर है, सेम ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आपने डॉट पोलैरिटी दिया है, सेम वही ट्रांसफार्मर है मान लीजिए, है ना। ये है आपका A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ये भी ध्यान रखना बेटा, अब ये सब कला है कि हाई वोल्टेज साइड को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे और लो वोल्टेज साइड को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो वो लो वोल्टेज साइड है, और कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरा हाई वोल्टेज साइड होगा। अब इसको मुझे डेल्टा बनाना है, इस कनेक्शन को मुझे डेल्टा बनाना है। कैसे बनाऊंगा, देखो एक तरीका तो ये है, आप क्या करो A1 और B2 को मिला दो, B1 को C2 से मिला दो और C1 को किससे मिला दो, आप A2 से मिला दो, ठीक है। तो एक चॉइस तो आपकी ये बन गई, एक चॉइस तो आपकी बन गई। जैसे स्टार में आपने क्या किया, स्टार में या तो आपने A1 B1 और C1 को मिला दिया, यहाँ से जो टर्मिनल निकला वही इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा ना, तो ये आपका स्टार बन गया। उसी तरह डेल्टा में आपने क्या किया, A1 को B2 से मिला दिया, B1 को C2 से मिला दिया और C1 को A2 से मिला दिया। हम ऐसे भी मिला सकते थे लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, यहाँ से देख रहे हो ना ई शेप लग रहा है ना, ये कनेक्शन कार्ड भी देता, अगर मैं इधर से मिलाता तो कनेक्शन कार्ड भी देता, इसलिए C1 को मैंने A2 से कैसे मिलाया, इस तरह से मिला दिया। तो ये मेरा एक डेल्टा कनेक्शन का फॉर्मेट बन गया। क्या किया मैंने,
क्या किया मैंने, A1 B2 B1 C2 एंड C1 को A2 से मिला दिया। तो ये एक जो कनेक्शन बना है मेरा, यही मेरा डेल्टा कनेक्शन कहलाएगा। अब इसी चीज को मैं और दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं। दूसरे तरीके से कैसे इन द सेंस बना सकता हूं, देखिएगा। ये मेरा ट्रांसफार्मर का 3 टर्मिनल था, है ना। उल्टा कर दो इसका। उल्टा कैसे करेंगे आप, देखिएगा। ये 3 टर्मिनल गया, ये 3 टर्मिनल गया, इसको आपने डॉट माना था ना, ये डॉट माना था। A2 B2 और C2 को आपने डॉट माना था। तो ये आपका हो गया A1 A2 B1 B2 C1 C2। बहुत सरल है बेटा, है ना। अगर आप ध्यान समझेंगे तो इसके कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो, आप A1 B2 को मिलाए थे ना, आपके उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे, इन डॉट से टर्मिनल ले आओ, डॉट के टर्मिनल से ले आओ। तो A2 को ले गए आप B1 से, B2 को ले गए आप किसमें, C1 पे, और C2 को आप ले गए सीधे ऐसे A1 पे, है ना। तो ये भी आपका डेल्टा कनेक्शन बनाएगा। ये भी आपका क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन बनाएगा। या तो एक साथ इसमें करंट इंटर कर रहा होगा, या तो एक साथ इसमें करंट लीव कर रहा होगा। अगर लोड साइड होगा तो एक साथ इसमें करंट लीव दिखाना पड़ेगा, और अगर सोर्स साइड होगा तो एक साथ इसमें करंट इंटर दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि डेल्टा कनेक्शन में करंट सर्कुलेट करता है, इसका कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई फिक्टिस, हाँ आप मान लेंगे कि फिक्टिशियस न्यूट्रल होता है, एक छद्म न्यूट्रल होता है, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रल पॉइंट होता नहीं। हम मान लेते हैं कि हाँ अगर न्यूट्रल होता तो इस जगह पर होता, अगर इसका इक्विवेलेंट स्टार होता तो न्यूट्रल इसका इस जगह पे होता। डेल्टा का अपना कोई न्यूट्रल नहीं होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग ये सब चीजें पढ़ चुके होंगे, है ना। डेल्टा का अपना कोई न्यूट्रल नहीं होता है। फिक्टिशियस न्यूट्रल आप मान सकते हो कि उसका इक्विवेलेंट स्टार का न्यूट्रल यहाँ पर होगा, है ना। तो इस तरह से आप डेल्टा कनेक्शन बना सकते हैं। यानी कि आपने इसके कनेक्शन में क्या किया, इसके कनेक्शन में आपने किया A2 B1 B2 C1 एंड C2 को किससे जोड़ दिया, A1 से जोड़ दिया। तो ये भी आपका डेल्टा कनेक्शन बनाएगा, है ना। तो स्टार को आप दो तरह से डेल्टा स्टार कनेक्शन बना सकते हैं, या तो A1 B1 C1 को आप ज्वाइन कर दो, या A2 B2 C2 को ज्वाइन कर दो, तो भी आपका स्टार बन जाएगा। उसी तरह डेल्टा कैसे बनेगा, A1 B2 B1 C2 और C1 A2, इन टर्मिनल्स को आप जोड़ दीजिए, या A2 B1 B2 C1 B2 C1 एंड C2 A1, इन टर्मिनल्स को आप जोड़ दीजिए, तो आपका डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान रखना बेटा कि और कोई तरीका आप मत आजमाना, केवल यही 2 तरीके डेल्टा के लिए और यही 2 तरीके स्टार के लिए होंगे, और इसके अतिरिक्त और कोई तरीका स्टार एंड डेल्टा फॉर्मेशन का नहीं है। तो इस तरह से सीक्वेंस हमको लेके चलना है ना। अब स्टार डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए पोलैरिटी टेस्ट भी इसमें चेक किया जाता है, सेम पोलैरिटी के होने चाहिए। तो पोलैरिटी टेस्ट हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे, पोलैरिटी टेस्ट हम लोग जब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें पोलैरिटी मस्ट होना चाहिए ना। तो पोलैरिटी हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, जिससे कि एकदम ताज़ा ताज़ा रहे, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोलैरिटी मस्ट है ना। तो यहाँ पर भी पोलैरिटी का ध्यान हमको रखना है, लेकिन पोलैरिटी हमने देख लिया है। सीधे इसके कनेक्शन पे जाते हैं। तो कनेक्शन के लिए सबसे पहले इसका फेजर ग्रुप याद कर लो बेटा। एक टेबल मैं बताने जा रहा हूँ, उस टेबल को मस्ट है कि वो टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। और तब उसके बाद हम लोग डिफरेंट ज्वाइंट्स ऑफ कनेक्शन, मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर के कौन कौन से कनेक्शन हो सकते हैं, उसका कनेक्शन डायग्राम कैसा होगा, और उसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेजेस में क्या रिलेशंस होगा, लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशंस होगा, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके लास्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि मैंने अभी आपको बताया है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर और 3 बैंक्स ऑफ 3 सिंगल यूनिट, इस तरह से हम 3 फेज ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों में एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो इसको हम कनेक्शन के बाद देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए
फेजर ग्रुप देखते हैं, इसका मतलब ग्रुपिंग देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर के कितने ग्रुप होते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, है ना, ग्रुप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको जीवन भर अपनी आत्मा से चिपकाए बैठना बेटा, कभी भूलना नहीं। ये बहुत काम आने वाला है, पैरेलल ऑपरेशन में तो बहुत ही काम आएगा, है ना। तो ग्रुप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, चाहे बैंक्स ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कह लो, चाहे सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कह लो, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के यही ग्रुप हो बनते हैं, है ना। तो हेडिंग डालिएगा, ग्रुप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ग्रुप ग्रुप ऑफ थ्री फेज, ग्रुप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। देखिए पहला ग्रुप है ना, देखते हैं। यहां बना लो, है ना, ऐसे बना लो। ग्रुप नंबर यहाँ पे सीरियल नंबर भी दे देते एक ठो, है ना। एक वर्टिकल टेबल बनाइएगा, ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। ये है मेरा ग्रुप वन, ग्रुप टू, जीरो, ग्रुप थ्री, जीरो, 180, और ये आपका बन जाएगा ग्रुप फोर, है ना। एक ज़्यादा स्लॉट आ गया, कोई बात नहीं, लोग देख लेंगे, है ना। ग्रुप फोर बन गया, है ना। यहाँ पे लिखना आप ग्रुप वन, क्या लिखेंगे आप, ग्रुप ग्रुप वन, है ना, ग्रुप वन। यहाँ पे लिखना आप ग्रुप टू, ग्रुप थ्री एंड ग्रुप फोर, ठीक ना, ये हो गया ग्रुप फोर हो गया, ठीक ना। ये इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ग्रुप वन जो होता है, इसको कहते हैं 0 डिग्री फेज डिफरेंस। 0 डिग्री, आप ऐसे कर लीजिए, 0 डिग्री फेज डिफरेंस ग्रुप वन में, है ना। ये होता है 180 डिग्री फेज डिफरेंस, 180 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक ना। ग्रुप थ्री आपका होगा 30 डिग्री लैग फेज डिफरेंस, और ये आपका ग्रुप फोर होता है 30 डिग्री लीड फेज डिफरेंस, ठीक ना।
सब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। पहले तो आप ये टेबल समझ लो, है ना। कौन कौन से ग्रुप हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 1 को मैं और क्या कहूंगा? 0 डिग्री फेज डिफरेंस। ग्रुप 2 को क्या कहूंगा? 180 डिग्री फेज डिफरेंस। आप ट्रांसफार्मर के दो साइड होते हैं ना, हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड। तो अभी आप इसी को यही समझो, क्या करेंगे हम कि हाई वोल्टेज साइड या हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इसका ग्रुप 1 के कौन से ट्रांसफार्मर होंगे? ग्रुप 1 में कौन से कनेक्शन होंगे जिसमें हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है? उसी तरह ग्रुप 2 में कौन से ट्रांसफार्मर होंगे जिसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, है ना। और ग्रुप 3 में क्या आएगा? 30 डिग्री लैग, मतलब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के साइड में 30 डिग्री लैग का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। उसी तरह ग्रुप 4 में 30 डिग्री लीड फेज डिफरेंस होगा, मतलब ग्रुप 4 में आपके हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड के बीच में 30 डिग्री मतलब लो, जो उसका लो वोल्टेज होगा वो हाई वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करेगा। इसका जो लो वोल्टेज होगा वो हाई वोल्टेज से 30 डिग्री लैग करेगा, है ना। तो इस तरह से आपको ग्रुपिंग बनाना है। एक्चुअली जनरली जो इंडिया में जो काम होता है ना, जो ट्रांसफार्मर कनेक्शन दिया जाता है वो इससे दिया जाता है, इस पे काम होता है। 30 डिग्री लीड कनेक्शन पे हम लोग यहाँ काम करते हैं इन इंडिया, है ना। और अमेरिका वगैरह में जो स्टार डेल्टा संयोजन बनता है वो 30 डिग्री लैग पे काम किया जाता है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कुछ किताबों में ये जो ग्रुप 3 को डिफाइन किया गया है ना, इसको ग्रुप 4 में ले लिया है और ग्रुप 4 को रख दिया है ग्रुप 3 में, है ना, जबकि ये गलत है ना। स्टैंडर्ड क्या है कि ग्रुप 3 में, अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है ना बेटा, अब कुछ किताबों में इसको ग्रुप 3 में रखा गया है, कुछ किताबों में इसको ग्रुप 4 में रखा गया है ना। तो जो बेस्ट सिनारियो है ग्रुप 3 में 30 डिग्री लैग। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ग्रुप 3 में कौन से ट्रांसफार्मर होंगे या ग्रुप 3 में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में कौन सा कनेक्शन होगा, तो आप क्या कहेंगे? 30 डिग्री लैग, 30 डिग्री लैग। इसको मैंने ग्रुप 3 नाम दिया है और ग्रुप 4 नाम दिया है 30 डिग्री लीड फेज डिफरेंस का। अब इसमें कौन कौन से ट्रांसफार्मर होंगे, इसमें कौन कौन से ट्रांसफार्मर होंगे तो वो भी आप जानो। ग्रुप 1 में आपका होगा वाई 0, इसमें आपका होगा, अब इस सब का मीनिंग समझ में आ जाएगा। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एंड 0 कनेक्शन, है ना। इसका मतलब ये हुआ, मैं एक को बता देता हूं फिर उसी आधार पे मैं सबको डिफाइन कर दूंगा। वाई 0 का मतलब ये हुआ, इसका क्लॉक नोटेशन भी है, अभी आगे चल के और इजी हो जाएगा। कैपिटल वाई, देखो मैंने आपको बताया है कि जो कैपिटल लेटर होगा वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए होगा और जो स्मॉल लेटर होगा वो लो वोल्टेज वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये कैपिटल लेटर जो है ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो आप क्या कहोगे? हाई वोल्टेज वाइंडिंग या हाई वोल्टेज इन स्टार। किसमें है ये? हाई वोल्टेज इन स्टार। लो वोल्टेज आल्सो इन स्टार, और लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज से फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ये मतलब हुआ। तो ग्रुप 1 में पहला ट्रांसफार्मर आपका इस तरह का आ गया, वाई 0, हाई वोल्टेज इन स्टार, लो वोल्टेज आल्सो इन स्टार एंड फेज डिफरेंस ऑफ लो वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू हाई वोल्टेज इज 0 डिग्री। इसी तरह इसमें जो दूसरा ट्रांसफार्मर कनेक्शन होगा ना वो होगा बेटा डी 0, यानी कैपिटल डी, स्मॉल डी एंड 0। इसका मतलब आप समझ गए, हाई वोल्टेज इन डेल्टा, लो वोल्टेज इन डेल्टा एंड इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में वो 0 डिग्री है ना। इसीलिए इसको ग्रुप 1 बोला जाता है। 0 डिग्री फेज डिफरेंस को हमेशा ग्रुप 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वाई 0, डी 0 और इसी में एक कनेक्शन और होता है जिसको आप बोलते हो जेड 0। अब ये जेड क्या है ना। डी तो आप समझ रहे होगे, हाई वोल्टेज इन डेल्टा। ये जो जेड है ना इसको बोलते हैं जिग जैग। क्या बोलेंगे? जिग जैग कनेक्शन, है ना। यानी हाई वोल्टेज इन डेल्टा, लो वोल्टेज इन जिग जैग कनेक्शन, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है आपका? 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है ना। तो आपके सिलेबस में ये है वाई 0, डी 0। डेल्टा जिग जैग कनेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कनेक्शन आपको देखना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात
कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर और मोर देन टू ट्रांसफार्मर, उसके लिए आपको ये कनेक्शन याद करने ही पड़ेंगे, है ना। तो अभी से आप प्रैक्टिस कर लो, ये जो टेबल मैं बता रहा हूँ इस टेबल को बिल्कुल याद कर डालो, और कोई फेजर ग्रुप में और कोई ग्रुप में और कोई ट्रांसफार्मर लग नहीं सकता बेटा। और ये भी ध्यान रखो कि आगे जब आप पैरेलल कनेक्शन करोगे ट्रांसफार्मर का ना, तो सेम फेज ग्रुप के होने चाहिए। सेम फेज ग्रुप का क्या मतलब होता है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। पहले ये टेबल बना लूँ। तो ग्रुप टू में, ग्रुप टू क्या हो गया, 180 डिग्री फेज डिफरेंस, है ना। तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस में कैसे आओगे, इसी को आप कह दो YY6, YY6, DD6, DD6, और क्या हो जाएगा DZ6। ये तीन तरह के कनेक्शन ग्रुप टू के कनेक्शन कहलाते हैं। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। उसी तरह ग्रुप थ्री 30 डिग्री लैग कर रहा है, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, YD1, DY1, और क्या हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा YZ1, YZ1। अब इसका मतलब क्या हुआ, YD1, YD1। अभी इसका क्लॉक नोटेशन आएगा तो और बेटर समझ में आएगा आपको। पहले तो ये ग्रुप याद करो, देखो ये कैपिटल Y है, इसका मतलब हाई वोल्टेज इन स्टार, लो वोल्टेज इन डेल्टा, और फेज डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा, मतलब हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड इस 30 डिग्री लैग। ये 30 डिग्री लैग को ही मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। तो इसको बोलेंगे YD1 कनेक्शन, YD1 कनेक्शन। उसी तरह से ये DY1 कनेक्शन, और ये स्टार जिगजैग 1 कनेक्शन, यानी हाई वोल्टेज इन स्टार, लो वोल्टेज इन जिगजैग, और लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज से फेज डिफरेंस कितना है 30 डिग्री, और उसको मैंने 1 से दिखाया है। अभी आप समझ जाओगे कि सर क्यों हमने इसको 1 से दिखाया है, क्लॉक नोटेशन से क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 o'clock पे 30 डिग्री लैग कनेक्शन ही बनता है ना, आप आगे देखने वाले हो। अब इस ग्रुप को भी आप उसी तरह से डिफाइन कर दो, लेकिन यहाँ 11 o'clock पे चला जाएगा, तो आपको इसको दिखाना है कैपिटल Y स्मॉल d 11, कैपिटल D स्मॉल y 11, और क्या हो जाएगा YZ11। ये तीन, ये आपका बन गया ग्रुपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो आप कनेक्शन करोगे इस ग्रुप के आधार पे करोगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हो क्या है, अभी जब आप पैरेलल कनेक्शन करेंगे ना, तो जब पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर करेंगे तो उसमें आप एक कंडीशन पाएंगे, वो मस्ट कंडीशन है कि सेम फेज ग्रुप वाले ट्रांसफार्मर को ही आप पैरेललिंग करा सकते हो, अन्यथा नहीं। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि YY6 टाइप का आपका एक ट्रांसफार्मर है, तो YY6 का कनेक्शन आप DD6 से कर सकते हो। YD1 का ट्रांसफार्मर है, तो YD1 को आप या तो DY1 के साथ जोड़ो, है ना। YD1 को आप YY6 के साथ नहीं जोड़ सकते, या YD1 को आप DD0 के साथ चाहो कि अगर आप पैरेलल कनेक्शन कर दीजिए तो नहीं होगा बेटा, है ना। सेम फेज ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर को ही आप पैरेललिंग करा सकते हो, मतलब समांतर क्रम में जोड़ सकते हो। अब पैरेललिंग क्यों कराते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि सेम फेज ग्रुप ऑफ ट्रांसफार्मर की ही पैरेललिंग हम करा सकते हैं। इस चीज को मैं लिख देता हूं, क्या कह रहा हूं मैं, सेम फेज ग्रुप, और इसको जब हम लोग पैरेलल कनेक्शन देखेंगे तब और डिटेल देखेंगे। सेम फेज ग्रुप के ट्रांसफार्मर्स की पैरेललिंग या पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको बिल्कुल अपने माथे से चिपका लेना, ये बहुत काम आने वाला है ना, जिंदगी भर बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह से आपकी ग्रुपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, चाहे आप उसको 3 बैंक से बनाओ,
है ना। चाहे एक सिंगल यूनिट ले आओ थ्री फेज, उसके अंदर की सारी सर्किटरी थ्री फेज सिस्टम होगी, वेदर इट इज स्टार और डेल्टा, है ना। ग्रुपिंग आपका यही चलेगा, ग्रुपिंग आपका यही होगा, ठीक ना। अब इसी ग्रुपिंग को अब ऐसे समझो कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहे हैं, तो ज़्यादातर जो रूलें चलती है ना, रूल्स वगैरह जो भी हैं हमारे, वो ब्रिटिश रूल पे आता है। आप देखो ना, हर हर शहर में जाओ तो एक घंटा घर जरूर मिलेगा आपको ना, क्योंकि ब्रिटिश कन्वेंशन में अब हम तो लंदन गए नहीं है भाई, लेकिन जो हमने सुना हमारे गुरुजनों ने जो बताया है ना, आप वहाँ पे जाओ तो ये लोग मतलब क्लॉक से काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, हर जगह पे इनका एक घंटा घर होता है बेटा, है ना। तो ट्रांसफार्मर की जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जो ग्रुपिंग कराई गई है ना, इसको क्लार्क नोटेशन से भी, है ना, क्योंकि ब्रिटिश कोड ऑफ प्रैक्टिस है, जो भी ट्रांसफार्मर का ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बना है वो ब्रिटिश कोड ऑफ प्रैक्टिस से ही बना हुआ है। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, इस ग्रुपिंग को मैं क्लॉक नोटेशन से भी दिखा सकता हूँ। क्लॉक नोटेशन को जरा आप समझिएगा, देखिए क्लॉक नोटेशन को, इसी चीज को मैं क्लॉक नोटेशन से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का क्लॉक नोटेशन कैसा होगा, है ना। क्लॉक नोटेशन, क्लॉक नोटेशन। अब क्लॉक नोटेशन के लिए आप लोग देखिएगा, देखो ये मेरा क्लॉक है, हाँ, ये मेरा क्लॉक है, ठीक है। अब इस क्लॉक पे यहाँ मैंने 12 बजा दिया, है ना। इसी को 0 डिग्री भी तो कह सकते हैं, 12 कहो चाहे 0 डिग्री कहो, है ना। इस 12 के जस्ट सामने 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ इतना सब दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको बताने के लिए ये मेरा 1 o'clock होगा और ये मेरा 11 o'clock होगा। हमको मतलब इससे है 1 o'clock एंड 11 o'clock से मतलब है ना। ये जो 12 o'clock होता है ना, 12 o'clock, है ना, तो 12 o'clock हमेशा 0 डिग्री को दिखाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इस चीज को। 12 o'clock किसको बैठा दिखाएगा? 0 डिग्री को दिखाएगा। 12 o'clock किसको दिखाएगा? 0 डिग्री को दिखाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ असम्पशंस हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है ना, यानी मिनट लंबी होती है ना, मिनट नीडल, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल असम्पशंस बैठा लेना, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बहुत। ये एचबी बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। एचबी बाइंडिंग, एचबी बाइंडिंग, ठीक ना। और जो आवर हैंड होता है, या नीडल कह लो आप, ये एलबी बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। हाई वोल्टेज बाइंडिंग को आप मिनट से दिखाओगे और लो वोल्टेज बाइंडिंग को आप किससे दिखा रहे हैं? आवर वाली सुई से दिखा रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ पे सेंटर होता है ये, है ना। आप ये भी ध्यान रख लो कि जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड हमेशा हमेशा 12 o'clock 12 o'clock पर फिक्स रहेगा। 12 o'clock मतलब इसको आप ये भी तो कह सकते हो और 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री और 0 डिग्री, है ना। यानी ये जो मिनट हैंड है ये हमेशा 12 बजे दिखाएगा, इसको कहीं नहीं मूव करना। यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो नीडल है वो हमेशा 12 o'clock पे फिक्स रहेगा। बिल्कुल नियम बना लो, है ना। तो इसको मैं 12 o'clock पे दिखा देता हूँ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को। इसको मैंने येलो से ही दिखा दिया,
मान लो यहाँ दिखाया, ये मैंने दिखा दिया, ये या थोड़ा सीधा बनाया और ये दिखा दिया मैंने, ये मैंने दिखा दिया हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक ना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब इसी, मान लो कि ये है मेरा लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से गया, ये इस तरह से, तो ये आवर हैंड होगा ना, तो ये थोड़ा छोटा होगा। मान लो कि मैंने 1 o'clock पे दिखा दिया, 1 o'clock पे दिखा दिया। अब यहीं पे आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो सुई है ना, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि हमेशा 12 o'clock या 0 डिग्री पे फिक्स रहेगा, हमेशा 12 o'clock या 0 डिग्री पे फिक्स रहेगा। ये जो आवर हैंड है ना, आवर वाली, ये हमेशा मूवेबल होगा, और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब कि ये तो फिक्स है 12 बजे पे, हमेशा फिक्स है। मान लीजिए कि जो आवर हैंड है वो 1 पे है, आवर हैंड कहाँ पे है, 1 पे है, तो बताओ ये जो है इससे 30 डिग्री लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो यानी कि ये कौन सा कनेक्शन बन गया, देखो प्राइमरी, प्राइमरी मान लो कि ये हाई वोल्टेज साइड है, अगर आप इसको कह देते हो स्टार, इसको आप कह देते हैं स्टार है भाई, प्राइमरी आपका स्टार कनेक्शन है, तो हाई वोल्टेज साइड इन स्टार है ना, तो ये कौन सा होगा, जाहिर सी बात है कि ये डेल्टा हो जाएगा, यानी इसको आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे, और कितने बजे बन रहा है, 1 पे, तो यानी कि 30 डिग्री 1 क्या दिखा देगा, 30 डिग्री लैग कनेक्शन दिखा देगा इसका, यानी YD1 कनेक्शन आपका बन गया। YD1 कनेक्शन को ये बना नहीं है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप कौन सा कनेक्शन करने जा रहे हो। और ब्यूटी ये है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि फेजर डायग्राम बना लो, क्लॉक रिप्रेजेंटेशन उसका दिखाओ, उसके बाद 3 फेज कनेक्शन का आप फेजर डायग्राम बनाओ, और फेजर डायग्राम बनाने के बाद तब आप सर्किट डायग्राम बनाओ, तब बनता है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू आपको लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट, ये सारे रिलेशनशिप आपको तब सर्किट डायग्राम से मिलते हैं, है ना। तो इस तरह से हमको प्रोसेस करना है। तो जो 4 ग्रुप है, अगर उसको मैं क्लॉक रिप्रेजेंटेशन से दिखाना चाहूं, तो वो 4 ग्रुप को मैं क्लॉक रिप्रेजेंटेशन से कैसे दिखाऊंगा, वो भी आप लोग देख लो। देखो पहला 0 डिग्री फेज डिफरेंस था ना, 0 डिग्री फेज डिफरेंस, तो ये 0 डिग्री के लिए मैं बना लेता हूँ, है ना, 0 डिग्री के लिए ये आ गया 0 डिग्री। उसके बाद आएगा आपका 160, 180 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री लैग आएगा, 30 डिग्री लैग आएगा, और उसके बाद आपका आएगा 30 डिग्री लीड, 30 डिग्री लीड, ये कनेक्शन इस तरह से आएगा, है ना। इसको मैं कह दे रहा हूं 0 डिग्री, 0 डिग्री फेज डिफरेंस, 0 डिग्री फेज, ये आपका आया 180 डिग्री, 180 डिग्री फेज, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री लैग, और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री लीड, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री लीड हो जाएगा, है ना। तो 0 डिग्री को कैसे दिखाओगे, यहाँ पे भाई 12 बजा होगा, है ना, ये 12 बजा होगा, ये आपका मान लो कि आवर हैंड है, देखो ये आपने दे दिया आवर हैंड, और इसी के सेम फेज पर आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, इसी के सेम फेज पे, देखो ये तो मिनट हैंड हो गया ना, सॉरी ये मिनट हैंड हो गया, और इसी के सेम फेज पे आप क्या दोगे, आवर हैंड दोगे,
ये वाला, है ना, आवर एंड दोगे ये वाला। ये क्या हो जा रहा है? अरे, से ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं ना, क्या हो रहा है, ये वाला लेते हैं। मान लो कि ये आपका आवर एंड हो गया, इसी पे दिखा देते हैं। ये आपका हो गया आवर एंड, ये वाला, है ना। तो ये मिनट हैंड 12 ओ क्लॉक पे, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा एचवी बाइंडिंग, और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा एलवी बाइंडिंग। उसी तरह 180 डिग्री फेज डिफरेंस दिखाना है, तो यहाँ पे 12 ओ क्लॉक होगा तो यहाँ पे 6 ओ क्लॉक होगा, है ना। हाई वोल्टेज वाइंडिंग चला जाएगा ऊपर, और लो वोल्टेज वाइंडिंग चला जाएगा नीचे, है ना। ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है, ये रिप्रेजेंट करेगा एचवी को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलवी को। तो ये आपका 180 डिग्री फेज डिफरेंस आ गया। अब आपको दिखाना है 30 डिग्री लैग, तो 30 डिग्री लैग आपका कहाँ बनाओगे, 1 ओ क्लॉक पे बनाओगे ना, तो ये 1 ओ क्लॉक हो गया। ये आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो कि मिनट हैंड से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये हो गया आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग जो कि आवर हैंड से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एंगल हमेशा 30 डिग्री होगा। अब आपको बनाना है 30 डिग्री लीड, यानी 11 ओ क्लॉक पे जाएगा, है ना। तो मिनट हैंड तो फिक्स है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, आवर हैंड आपका 30 डिग्री अब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री लीड कर जाएगा, 30 डिग्री लीड कर जाएगा। तो इस तरह से आपके डिफरेंट फेज ग्रुप के ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग क्लॉक नोटेशन से आपने दिखा दिया। क्लॉक नोटेशन से आपने डिफरेंट ग्रुप ऑफ कनेक्शन को दिखा दिया, है ना। तो क्लॉक नोटेशन से इस तरह से आप 3 फेज ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब बनाने का तरीका, यहाँ पे कुछ असम्पशंस हमको लेना पड़ेगा, उस असम्पशंस को हम लोग ध्यान में रखते हैं, है ना। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, है ना। तो अब इसके लिए कुछ हमको असम्पशंस लेने हैं, वो असम्पशंस आप अपने दिमाग में रखिएगा, है ना। तो पहला असम्पशंस मेरा है, असम्पशंस देखिए, असम्पशंस, असम्पशंस। तो पहला असम्पशंस क्या है, पहला असम्पशन तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि फेज सीक्वेंस is always ABC। मैं हाई वोल्टेज को दिखा रहा हूं, यानी आपको फेज सीक्वेंस रखना है तो ABC ही रखना है, फेज सीक्वेंस रखना है तो ABC ही रखना है। अब फेज सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, फेज सीक्वेंस तो जान रहे हो ना, 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, 3 फेज सिस्टम जो भी आपका होगा उनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, यानी कुछ इस तरह से, है ना। अगर ये A है तो ये आपका B होगा और ये आपका C होगा। इनके ईच एंड एवरी फेज पर फेज डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री अपार्ट होगा।
इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। मतलब इसका इसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, ए से बी, बी से सी, देन सी से ए, अगेन ए से बी, इस तरह से ये रोटेशन चलता रहेगा। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए बी सी, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सी ए, या इसी को आप सी ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फेज सीक्वेंस आपका बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो फेज सीक्वेंस हो रहा है उसके कई तरीके हैं, 3 तरीके हैं। या तो आप ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या इसी चीज को आप बी सी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या इसी चीज को आप सी ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सब तो समान है ना। यानी जब आप 3 फेज ट्रांसफार्मर ग्रुप के कनेक्शन करने जाएंगे तो आप 3 ओरिएंटेशन से इसको कनेक्ट करा सकते हैं। तो वो 3 ओरिएंटेशन को फ्रीज कर आपको 3 फिगर मिलेंगे। काम आप एक ही कर रहे हो, बात समझिएगा मेरी, आप एक ही काम कर रहे हो, लेकिन फिगर आपको 3 मिल रहे हैं, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना आप। तो इसीलिए जो मेरा दूसरा असम्पशंस है, दूसरा असम्पशंस क्या कहता है कि फेज वोल्टेज फेज वोल्टेज फेज वोल्टेज इज फिक्स्ड at VAN। यानी जो 0 डिग्री फेज वाला लोगे ना, 0 डिग्री जो रिफरेंस फेजर लोगे, रिफरेंस फेजर आपको कौन सा लेना है, ए का लाइन टू फेज वोल्टेज, ए का लाइन टू फेज वोल्टेज। ये जब कनेक्शन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बेटा, है ना। अब यहाँ पर भी एक बाधा आती है, बात समझिएगा। यहाँ पे बाधा क्या ले आती है, अभी मैंने आपको बताया था कि स्टार कनेक्शन करना है तो A1 B1 C1 को शॉर्ट करा दो, या इसी का उल्टा क्या कर सकते हो आप, A2 B2 C2 को शॉर्ट करा दो, है ना। तो अब रिफरेंस आपने मान तो लिया VAN, अब इसी को आप A1N भी तो कह सकते हो, या इसी को आप A2N भी कह सकते हो, है ना। तो इसमें भी आपको डिफरेंट फिगर मिलेंगे, 2 फिगर मिलेंगे, एक A1 के लिए, एक A2 के लिए, जबकि दोनों ही फेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम फेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें अब आप एक असम्पशंस और मान लो जो मैं मान के चलता हूं। तीसरा असम्पशंस क्या होगा कि जो रिफरेंस फेज वोल्टेज होगा, रिफरेंस फेज वोल्टेज, रिफरेंस फेज वोल्टेज इज always start with A2, है ना। अब ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरे असम्पशंस है बेटा, ध्यान रखना। अगर आप इस असम्पशंस को फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी आप 3 फेज कनेक्शन को बना लोगे, स्टार डेल्टा संयोजन आप बहुत इजीली कर सकते हो, है ना। चौथा असम्पशंस क्या होगा, असम्पशंस क्या, ये तो एग्जैक्ट होना ही चाहिए। चौथा क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि HV साइड और LV साइड के फेज वोल्टेज में, HV साइड और LV साइड के फेज वोल्टेज में, फेज वोल्टेज में सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए, सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक ना भाई, सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक। और लास्ट बात, एक्चुअली सेकंड लास्ट बात, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप ये 4-5 पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाए रहना। ये फेज सीक्वेंस मेरा ऐसा है, इस तरह से, इस तरह से। अच्छा ये भी ध्यान रखना इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। ABC अगर फेज सीक्वेंस में कह रहा हूँ, ABC अगर मैं फेज सीक्वेंस कह रहा हूँ, तो इसका ओरिएंटेशन आप लोग ऐसे लगाया करो, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से ओरिएंटेशन आएगा। यानी जब जब करंट A के पीक पर है,
ए के पीक पर है तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिलेगी। आफ्टर 120 डिग्री रोटेशन ये बी ए पर आ जाएगा ना, ये जब बी ए पर आ जाएगा तो बी पर मैक्सिमम करंट मिलेगी। उसी तरह आफ्टर 240 डिग्री रोटेशन या बी के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री रोटेशन सी पे मैक्सिमम करंट मिलेगी, है ना। तो फेज सीक्वेंस ये होता है, इसीलिए हम लोग इसको ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ओरिएंटेशन इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी बेटा डिफरेंट बुक्स में जाओगे, बड़ी बड़ी और हाई लेवल की बुक्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे कहीं एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन लिया है फेज रोटेशन या क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है ना। तो इन इंडिया जो हमारा जनरल असम्पशंस है वो यही होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। जबकि एंगलिंग हम लोग ऐसे करते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए। लेकिन जो फेज रोटेशन होगा वो ए से बी एंटी क्लॉकवाइज और बी से सी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इन सबको बिल्कुल ध्यान में रखे रहो, क्योंकि आगे चल के इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन वगैरह भी पढ़ना होगा, तो ये फेज रोटेशन वहां बहुत काम आता है ना। तो अपने दिमाग में बैठाए रहिए। लास्ट और फाइनल बात मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि फेज वोल्टेज सेम ओरिएंटेशन में आ गए ना। अब ब्यूटी ये है यहाँ पर कि अगर फेज वोल्टेज सेम ओरिएंटेशन में आ जाएगा तो इसके साथ साथ आप करके देखना, अपने आप आ जाएगा। अगर फेज वोल्टेज का सेम ओरिएंटेशन आपने दिखा दिया है तो लाइन वोल्टेज का भी सेम ओरिएंटेशन मिल जाएगा आपको। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिलेगा, है ना। ये हमारा असम्पशंस है जो कि अपने आप मिलने वाला है। क्या कह रहा हूं मैं, इसके साथ साथ लाइन वोल्टेजेस में भी, लाइन वोल्टेजेस में भी सेम फेज ओरिएंटेशन मिलेगा। सेम फेज ओरिएंटेशन, सेम फेज ओरिएंटेशन मिलेगा। ये जब बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। थ्री फेज ग्रुप जब बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा असम्पशन है, ये हमारी शर्त है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की जो वाइंडिंग कर रहे हैं ना, जो वाइंडिंग कनेक्शन दे रहे हैं, वो सेम फेज वोल्टेज के सेम ओरिएंटेशन में होना चाहिए। तो जब फेज वोल्टेज के सेम ओरिएंटेशन में अगर हम वाइंडिंग करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो लाइन वोल्टेज होगा वो भी सेम ओरिएंटेशन में होगा, है ना। अब शायद ये सब असम्पशंस आप लोगों को अभी उतना ढंग से ना समझ में आए, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि मैंने रेफरेंस ए टू एन को लिया है, यानी जो भी काम शुरू करूंगा मैं वो हाई वोल्टेज के ए टू टर्मिनल करूंगा। ये कोई खुदा ने मुझे नहीं कहा है, ये भगवान ने मुझे ऑर्डर नहीं दिया है बेटा, ये मेरा असम्पशंस है। आप चाहो तो इसको A1N से भी शुरू करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एक ही काम के लिए आप दो दो फिगर क्यों बनाएंगे, दो फिगर क्यों बनाएंगे। तो इसलिए हमने मान लिया कि जो भी हम रेफरेंस लेंगे वो A2 से लेंगे, जिससे कि हमारा एक ही सर्किट से सारे क्वालिटीज, सारे असम्पशंस चेक हो जाएं, उस ट्रांसफार्मर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब वैलिड हो जाए। भाई जो A2 से करा रहे हैं वही तो A1 से कराएंगे ना, है ना। तो क्यों हम दो फिगर बनाएं, हम A2 को रेफरेंस मान ले रहे हैं, ये असम्पशंस है हमारा। तो जब A2 को मान लिया, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, उसको मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। वो दिक्कत क्या है, देखो ये मेरा छठा पॉइंट है कि यदि हमारा ट्रांसफार्मर कैसा है, ध्यान दे दो, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के लिए, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के लिए, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के लिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हमेशा
A1 B2 B1 C2 एंड C1 A2 से बनाया जाएगा। एक बार सीख लोगे, प्रैक्टिस करोगे, कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर मेरा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर कैसा है, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है, डीडी कनेक्शन के लिए हम लोग जो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है उसका सीक्वेंस ये रखेंगे, यानी उसका डेल्टा कैसे बनाएंगे, A1 B2 B1 C2 एंड C1 A2 से। इस तरह से हम कनेक्शन बनाएंगे। कठिन नहीं है, ये मेरे असम्पशंस हैं। ये असम्पशंस आपको याद भी नहीं करना है, ना याद करना। अगर मैं जब बताने लगूंगा तो सब कुछ याद आ जाएगा अपने आप। मेन चीज है कि प्रैक्टिस करना है, कनेक्शन बनाना सीखना है ना। तो उस कनेक्शन बनाने के लिए एक कनेक्शन के दो फिगर मुझे ना बनाने पड़े, ये असम्पशंस मैंने मान लिया है ना। और इसी को ब्रिटिश कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो भी करता है, ये भी ध्यान देना है ना। ब्रिटिश कोड ऑफ प्रैक्टिस से जो काम आज तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चला आ रहा है, मैक्सिमम वैसे ही चला आ रहा है बेटा। तो इसी को ब्रिटिश कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो भी करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो इस असम्पशंस के आधार पे मुझे स्टार 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 के दो कनेक्शन होंगे, ध्यान रखना। एक तो YY0 एंड YY6 कनेक्शन होगा। उसी तरह डेल्टा डेल्टा के दो कनेक्शन होंगे, DD0 DD6 कनेक्शन होगा। उसी तरह YD1 कनेक्शन होगा और DY1 कनेक्शन होगा। दो कितने हो गए, YY0 YY6 दो हो गए, डेल्टा के दो हो गए, और YY0 YD1 और DY1 दो इधर हो गए। कितने हो गए, 6। उसके बाद आपका हो जाएगा YD11 DY11 8 8, है ना। तो 8 कनेक्शन हमको मेनली सीखने हैं, जो कि आपके सिलेबस में है ना। तो इस सिलेबस को मैं इस कनेक्शन को मैं अगले लेक्चर में आपको बताता हूं पूरा विधिवत। ये असम्पशंस जो मैंने बनाया है, इस असम्पशंस के आधार पे ही मुझे आगे डिफरेंट कनेक्शन, डिफरेंट फेज ग्रुप ऑफ कनेक्शन 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए डिजाइन करना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से डाउनलोड। Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.